बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, कोई शक नहीं, अल्लाह तबारक ताला सब्र करने वालों के साथ है। ये मैंने अपने व्लॉग के आगाज़ में क्यों कहा, इस पर भी हम बात करेंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा की अहलिया सरीना ईसा की एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल की वीडियो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का ख़त सामने आया है, मैंने जैसा कि थंबनेल पे लिखा कि पिक्चर अभी बाकी है। ये पिक्चर बाकी होने का क्या मामला है? तहरीक इंसाफ के 5 रहनुमा 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेने के हवाले से नाअहल करार। इस हवाले से भी कुछ अहम डिटेल हैं, आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली खबर से अपने व्लॉग का नाज़रीन आगाज़ करते हैं। और पहली जो खबर है उसका जिक्र थंबनेल पे मौजूद नहीं, लेकिन खबर बड़ी अहम है। खबर नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब के हवाले से, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर की है। अब ताल्लुक़ इनका मानसेरा से है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट, जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है, वो इस्लामाबाद में है। और ये वफाकी वज़ीर रहे, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं, यानी सूबे के कोई सेक्रेटरी जनरल नहीं है, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं। लेकिन इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं, जो इनको ख़दशा है कि मेरे ख़िलाफ़ कोई मुकदमा खुफिया हो सकता है, मुझे गिरफ़्तार कर सकते हैं, मैं मंज़र आम पे आया तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन मुकदमात कितने हैं, कहाँ पे दर्ज हुए हैं, पंजाब के किस शहर में दर्ज हुए हैं या पूरे मुल्क में किस किस जगह पे दर्ज हुए हैं, उनकी डिटेल के लिए उमर अयूब साहब ने रजू किया है लाहौर हाई कोर्ट से। और उनके नाज़िम वकील हैं राना मुदस्सिर उमर साहब, उनकी तरफ से यह दरख्वास्त दायर की गई है कि उमर अयूब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं और उनके ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं, इसका कुछ मालूम नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है। और इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। उमर अयूब साहब इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इलेक्शन लड़ना हर शहरी का हक़ है, लेकिन इस बात का ख़दशा मौजूद है कि वो मंजर आम पे आए तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और उनके जो नॉमिनेशन पेपर हैं, उन नॉमिनेशन पेपर में भी ये डिटेल देनी होती है कि जो कैंडिडेट है, जो इलेक्शन लड़ने जा रहा है, उसके खिलाफ कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सा मुकदमा दर्ज है। तो तमाम मुकदमात की तफसीलात फ़राहम करने की दरख्वास्त जो है लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। इस पे लाहौर हाई कोर्ट क्या कार्रवाई करता है, ये तो कल या परसों आपको और मुझे पता चल जाएगा। लेकिन नाज़रीन, मैं एक और बात भी ऐड करना चाहूँगा कि जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका है और तमाम जो मुल्की मशीनरी है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर आ चुकी है, और इलेक्शन के शेड्यूल के बाद नाज़रीन तमाम जो सियासी जमातें हैं, मैं किसी सियासी जमात का नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं, बल्कि चले नाम ले लेते हैं, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, जितनी भी सियासी जमातें हैं, MQM है, TLP है, TLP का भी अच्छा खासा वोट बैंक है पंजाब में। तो जिस भी सियासी जमात का कोई कैंडिडेट है, उसको अपनी कैंपेन का भरपूर मौका मिलना चाहिए। और जहां से अगर कोई कैंडिडेट किसी भी सियासी जमात का गिरफ्तार होता है या मंजर आम से गायब होता है, इलेक्शन कमीशन को उस हल्के में अगर कोई ऐसी फोर्स अपेयरिंग है तो इलेक्शन कमीशन को उस हल्के का जो इलेक्शन है वो मनसूख कर देना चाहिए। यानी अगर बड़ी सियासी जमातों में से किसी का कैंडिडेट लापता हो जाता है तो वहां पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को अब अपनी अथॉरिटी जो है, अपने दांत जो है वो दिखाना होंगे, ताकि लोग इस बात पे ट्रस्ट कर सकें कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिल रही है। लेकिन इस लेवल प्लेइंग फील्ड का अगर कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाए तो फिर उसका क्या इलाज होना चाहिए, इसका आप देखने वाले नाज़रीन बेहतर फैसला कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि तहरीक इंसाफ के कौन से 5 रहनुमा नाअहल हैं, वो इलेक्शन के प्रोसेस में या PTI के कैंडिडेट के तौर पर हिस्सा नहीं ले सकते। ये नाज़रीन आज के दिन की बात है। कल आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये जो फैसला आया है नाअहली का, अगर इसको किसी एपलेट फोरम पर चैलेंज किया जाता है, ये रिवर्स हो जाता है, ये सस्पेंड हो जाता है, तो PTI के वो रहनुमा इलेक्शन के अमल में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ये ऑर्डर जो है, ये नॉमिनेशन पेपर की जो डेट है फाइल करने की, उससे पहले अगर सस्पेंड होता है फिर तो हो सकता है, अगर उससे के बाद हुआ तो फिर उनके लिए इलेक्शन लड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें नाज़रीन जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुराद सईद साहब हैं, हमाद अजहर साहब हैं, मियाँ असलम इकबाल साहब हैं, और इसके अलावा अलीमीन गंडापुर साहब हैं, ज़ुबैर नियाजी साहब हैं। ये 5 रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनका तो पक्का पता है कि पेट ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लेकिन इनके लिहाज मुश्किल ये है कि आज 18 लोगों की जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जो था वाले हैं वो भी आपको बता देते हैं। वासिक कयूम अब्बासी साहब हैं, मुसर्रत चीमा साहब हैं, जमशेद चीमा साहब हैं, ये 3 रहनुमा हैं। और एक आज़म सवाती साहब हैं। आज़म सवाती साहब तो सेनेटर हैं, उनका तो इलेक्शन लड़ने वाला मामला है नहीं।
लेकिन खबर यह सामने आई है कि इन 18 लोगों के ये जो इश्तिहारी थे, इनके शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए हैं और इस बुनियाद पे ब्लॉक किए गए कि चूंकि ये इश्तिहारी हैं, अदालत में पेश नहीं हो रहे, तो लिहाजा इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएं। अदालती ऑर्डर पे नादरा ने इनके शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर दिया है। इसके बाद नाज़रीन, अब इन लोगों के जो नॉमिनेशन फाइल करने का जो मामला है वो चैलेंज हो जाएगा और इनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो सकते हैं। तो ये इनके लिए कदगन मौजूद रहेगी और इलेक्शन लड़ने के हवाले से ये तब तक अहल नहीं करार पाएंगे जब उनका जो शनाख्ती कार्ड है वो नादरा से बहाल नहीं हो जाता, जो ब्लॉक है उसको अनब्लॉक नहीं किया जाता। इसके अलावा नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जुड़ी दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ हमने शेयर करनी है। एक खबर में तो तहरीक इंसाफ के लिए बानी इमरान खान साहब, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए मुश्किलात रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। तो पहले जो मुश्किलात बढ़ रही हैं ये खबर आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ या उसके केस की समाअत हुई, इसमें जो शिकायत कुनंदगान आए थे, जो पीटीआई के इंटर पार्टी के जिन्होंने चैलेंज किया था, उन दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। और बहुत सारे दोस्त सवाल करेंगे कि यह फैसला कब सुनाया जाएगा, कैसे सुनाया जाएगा। मसला नाज़रीन ये है कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला तब तक नहीं सुनाएगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेशावर हाई कोर्ट में जो दरखास्त है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से या पार्टी सिंबल यानी पार्टी के इंतखाबी निशान के हवाले से, जब तक पेशावर हाई कोर्ट कोई फाइनल फैसला वहां पे नहीं करेगी, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन इसका फैसला नहीं करेगा। क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इन दरखास्तों पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जिसमें चैलेंज किया गया है, उन दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन को फैसला करने से रोक रखा है। अब तहरीक इंसाफ शोर करे, शराबा करे, जो मर्जी करे, सोशल मीडिया कैंपेन चलाए, इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहे, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि पहले इलेक्शन कमीशन अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन का पेशावर हाई कोर्ट से फैसला होगा, फिर इलेक्शन कमीशन अपना रिजर्व किया गया फैसला सुनाएगा। तो कल देखते हैं पीटीआई के वकील पेशावर हाई कोर्ट से क्या दरखास्त करते हैं। लेकिन इसमें एक नाज़रीन और चीज़ भी है जो मैंने अपने प्रीवियस वीलॉग में आपको बताया था कि अगर ये इन दरखास्तों पे फैसला हो भी जाता है, ये दरखास्तें रिजेक्ट भी हो जाती हैं, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने बतौर रेगुलेटर जो खुद को मुतमिन करना है, सेटिस्फाई करना है कि इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात बिल्कुल ठीक हुए हैं, उस मामले पर जो अलग से इलेक्शन कमीशन का अपना बतौर रेगुलेटर मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 32 सवालों का जवाब मांग लिया है। आज की समाअत के बाद 32 सवालों का जो क्वेश्चनेयर है वो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के हवाले किया गया। नए चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब को दिया गया कि इन सवालों का जवाब आपने देना है। इस पे अली ज़फ़र साहब ने कहा कि बाकी सियासी जमातों का भी ये आपने उनको क्वेश्चनेयर दिया है, तो उस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि बाकी सियासी जमातों का इंटर पार्टी इलेक्शन अभी किसी जगह पर चैलेंज नहीं है। हाँ, चैलेंज होता वहाँ पर भी ऐसे प्रोसेस होते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने अपना इलेक्शन कराया है, क्योंकि इतनी तेजी के साथ इलेक्शन कराया गया, आपके पास पूरे 20 रोज थे, आपने 6 दिन के अंदर इलेक्शन करा के उसमें जो ढिकोसला दिखाया बज़ाहिर प्रेमा फेशी, तो आपको ये नहीं करना चाहिए था। आप ओपन करते, मीडिया के लिए ओपन करते, बाकायदा नॉमिनेशन पेपर की डेट देते, एक शेड्यूल देते, किस तरीके से होना है, कहाँ पे होना है, ओपन जगह पे रखते, शहर के आप किसी मौजे में ना लेके जाते, दूर अफ्तादा इलाके में ना लेके जाते, तो मेरे ख्याल से सवालात जन्म ना लेते। ये सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद जन्म दिए हैं और इन सवालों का जवाब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को देना है। जो 32 सवालों का सवालनामा है, अब इसका जवाब तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन को ना सिर्फ देना पड़ेगा बल्कि इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर है। 25 मई 2005 का जो लॉन्ग मार्च खान साहब लेके आए थे, उसमें जो तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव का जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें इमरान खान और असद उमर साहब को आज जज नवीद खान साहब ने बरी कर दिया है। इन दोनों रहनुमाओं की हद तक तो अदालत ने फैसला सुना दिया, जज साहब ने, एटीसी अदालत ने, लेकिन बाकी जो दीगर मुल्जमान हैं उनकी हद तक जो केस है वो अदालत की जानिब से बरकरार रखा गया है। नाज़रीन, बिल्कुल ठीक फैसला है। इमरान खान साहब 25 मई को लॉन्ग मार्च लेके आए थे, तो जो तोड़ फोड़ हुई थी वो तो कारकुनान की तरफ से की गई थी, कारकुनान की तरफ से तोड़ फोड़ की गई थी। लेकिन इसमें जो एक अहम चीज़ है जो आप नाज़रीन को अभी भी बताने या रिमाइंड कराने की ज़रूरत है कि 25 मई के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसकी जो वायलेशन हुई थी, वो वायलेशन वाला केस, उस पर वजाहत इमरान खान साहब की आना बाकी रहती है, पीटीआई के रहनुमाओं की वजाहत आना बाकी रहती है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन कैसे की गई, किसने की, क्यों की। क्योंकि ये भी उस प्रोसीडिंग में देखा गया, जब बंदियाल साहब उस केस को टेकअप करते थे तो उसमें जो फ्लॉज थे वो ऐसे रिमार्क सामने आते थे कि उसी किस्म का जवाब जो है इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा देते थे। लेकिन वो केस काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। वो केस भी बंदियाल साहब के दौर में गालिबन पिछले साल 2022 में ज़ेर समात आया था, उसके बाद वो केस भी ज़ेर समात नहीं आया। वो पता नहीं जाने केस कब लगेगा। इसके अलावा नाजरीन,
एक और चीज़ भी है जो एक्सक्लूसिव खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो नाज़रीन जो कल से एक बल्कि परसों से कंट्रोवर्सी चलती रही। नाज़रीन अच्छी खबर यह है कि रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत साहब को लाहौर से रिहा कर दिया गया है और उनकी आज जो लाहौर हाई कोर्ट का रिहाई का जो हुक्म था उसके ऊपर भी आज बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर बातें होती रहीं कि जिस तरीके से इमरान रियाज खान के साथ हुआ, कहीं शेर अफजल मरवत साहब को भी वैसे रिहा करके मंजर आम से गायब न कर दी जाए। तो अब ये नेशनल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि मरवत साहब को वहाँ से रिहा कर दिया गया है लाहौर से। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो हमारी बाकी खबरें हैं वो आपके साथ हम शेयर कर लें। जो एक लेटर सुप्रीम कोर्ट का था जिसके ऊपर डीजी एएसएफ का लेटर जारी हुआ, तो पहले तो उस सारा पस मंज़र आपको बताएंगे, पिक्चर क्या बाकी है वो भी आपको बताएंगे और उसके साथ साथ सरीना ईसा साहबा की एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल की सीसीटीवी फुटेज का क्या मामला है, वीडियो का क्या मामला है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन ये जो प्रोपोगंडा किया गया काजी फैसल साहब के दौरा तुर्की के हवाले से, ये नाज़रीन 21 सितंबर का लेटर है, यानी काजी फैसल साहब ने 17 सितंबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठाया था। तो इसके ये 4 दिन बाद का सेक्रेटरी एविएशन को लिखा गया लेटर है जो कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से लिखा गया और उस वक्त तक नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था कि जिसका भी नोटिफिकेशन हो उसका नाम भी नीचे लिखा जाना चाहिए। तो इसमें जजीला सलीम साहबा के सिग्नेचर तो हैं लेकिन उनका नाम नहीं लिखा गया। जजीला सलीम साहबा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है तो अब जो भी लेटर जारी होता है उसके नीचे मुतलका ऑफिसर का नाम जो है वो मौजूद होता है। तो सबसे पहले ये जो लेटर है नाज़रीन मैं आपको पढ़ देता हूँ, ये लेटर आप सुने। इसमें नाज़रीन लिखा है, अब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मेरी अंग्रेजी टूटी फूटी जैसे भी है बर्दाश्त कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, आप मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन बस मेरी ऐसी इंग्लिश है। द एयरपोर्ट सिक्योरिटी कार्ड्स इशू बाय यू, यानी आपने जो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी कार्ड इशू किए हैं आपकी तरफ से, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द बॉडी सर्च, उसमें बॉडी सर्च में इस्तिस्ना दिया गया है द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको इस्तिस्ना दिया गया है कि उनका बॉडी सर्च नहीं होगा। आगे सुने, कॉमा, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, यानी जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस साहबान हैं, उनको भी इस्तिस्ना मिला है, एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और जो रिटायर्ड जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, एंड वाइफ ऑफ द रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहबान और जो जजेस के, रिटायर्ड जजेस के जो बेगमात हैं उनको भी इस्तिस्ना दिया गया है। बट सरप्राइजिंगली डज नॉट एग्जेम्प्ट द स्पाउस ऑफ द सर्विंग चीफ जस्टिस, एक चीफ जस्टिस की बात नहीं हो रही, यानी जो सर्विस में चीफ जस्टिस हैं एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनकी बेगमात को आपने इस्तिस्ना नहीं दे रखा। ये काजी फैसल साहब ने अपनी बेगम के लिए नहीं मांगा। इसमें सिर्फ एक तजाद की, मैं आपको आगे एक लाइन पढ़ देता हूं, वो लुकिंग फॉरवर्ड टू यू रिजॉल्विंग दिस एनॉर्मली एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, यानी इसमें कहा गया है कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, कोई भी हो चीफ जस्टिस हो, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, उनकी फैमिलियां हैं, उनको तो आपने जो बॉडी सर्च है इस्तिस्ना दे रखा है, लेकिन जो सर्विंग चीफ जस्टिस होगा, जो भी हो, काजी फैसल साहब हो या आने वाले जो भी चीफ जस्टिस साहबान हो या जजेस हो, उनकी बेगमात को आपने इस्तिस्ना नहीं दे रखा। तो ये जो तजाद है, इस तजाद को आप अपनी साइड के ऊपर इस तजाद को हल करें। इसमें कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने काजी फैसल या मौजूदा जजेस के हवाले से इस्तिस्ना नहीं मांगा, बल्कि जो तजाद है उसकी निशानदेही की कि इसको ठीक कर लें। अब इस पे जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपोगंडा किया गया, मुझे कल जब ये मैंने लेटर देखा तो मुझे उस वक्त पता था कि ये इसके अंदर कुछ ना कुछ बात ऐसी है जो कि मंजर आम पे नहीं आई। और मैंने कल जो वीलॉग किया था उसमें मैंने सवाल ये ज़रूर किया था कि अगर ऐसा लेटर जारी हुआ है जिसमें सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फैसल की अहलिया के लिए इस्तिस्ना मांगा गया है तो ये बात बिल्कुल गलत है, मैंने कहा था कैटेगोरिकली। लेकिन साथ में मैंने सवाल ये भी उठाया था, अगर मैंने पहला सवाल उठाया, दूसरा सवाल ये भी उठाया था कि अगर ये ऐसा लेटर है तो फिर ये काजी फैसल साहब के बैरून मुल्क दौरे के ऊपर क्यों जारी किया गया, इसका मकसद क्या है कि ये 21 सितंबर का ये लेटर, 12 अक्टूबर का डीजी एहसाफ जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी है उसका लेटर सामने आता है, तो इसके पीछे कोई मकसद है, कोई वजह है, ऐसे नहीं जारी हुआ। और मैंने कल के व्लॉग में ये भी बताया था कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको ये ऑलरेडी एग्जेम्पशन हासिल है। मैंने कल कहा था, आप मेरा कल का व्लॉग निकाल के देख लें, कि अगर ये जो लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि बेगमात के पर्स में छुपा के कुछ भी लेके जाएंगे, ये बोंगियां मारी जा रही हैं, ये चबलें मारी जा रही हैं। अगर कुछ छुपा के लेके जाना है तो जज साहब को, चाहे वो एबीसी कोई भी जज हो, वो बजाय अपनी बेगम के पर्स में डाले, उसको तो ऑलरेडी इस्तिस्ना हासिल है,
और ये कोई कायदा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बना रखा है एग्जाम करने का, ये एविएशन का अपना कायदा है, अपना कायदा है, अपना एविएशन का रूल है जो ये जिसमें सबको एग्जाम किया गया है। तो कोई जज अपने जेब पॉकेट में रख के ले जाए, अपनी बेगम के पॉकेट पर्स में ना डाले। और मैंने ये भी बताया था कि मिनिस्टर, काबीना के अरकान, अरकान पार्लियामान, नामवर शख्सियात को भी ये खसूसी जो कार्ड है वो जारी होता है कि उनका जिस्मानी सर्च नहीं होगा। अब आप देखें कि मेरी कल की खबर दुरुस्त साबित हुई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज एक लेटर जारी होता है। अब मैं लेटर आपको नाज़रीन पढ़ देता हूँ, उसकी वर्डिंग, उसमें खबरें मौजूद हैं। उन खबरों पे आपने वैसे लेटर पढ़ा होगा लेकिन उसमें मजीद खबरें हैं, उनको मैं खबरों को आपके सामने लेके आऊँगा। अब सुने नाज़रीन, ये लेटर लिखा है, इस लेटर की कापी कैबिनेट सेक्रेटरी हुकूमत पाकिस्तान को भेजी गई है और ये आपका मुखलिस शाहिद कंबोयो, अफसर ताल्लुकात आमा शाहिद कंबोयो की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान कह लें, PRO कह लें, उनकी तरफ से जारी हुआ है। और ये सेक्रेटरी हवाबाजी को जारी किया गया है जनाब सैफ अंजम साहब, और जो मेजर जनरल आसिफ जहाँ शाह साहब हैं, डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के, उनको लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, ये उर्दू अंग्रेजी दोनों में लिखा गया है, मैं उर्दू वाला आपको पढ़ देता हूँ। ग्रामी कदर, बहवाला आपके मकतूब मोरखा 12 अक्टूबर 2023, जो कि सरमा की छुट्टियों में जस्टिस काजी फायसा और उनकी अहलिया की पाकिस्तान से तुर्किया जाने के फौरन बाद हैरत अंगेज तौर पर मीडिया तक पहुंच गया। यानी जो आपका लेटर था 12 अक्टूबर का, जब काजी फायसा साहब अपनी अहलिया के साथ तुर्की सरमा की छुट्टियों पर गए, वो मीडिया पे आ गया। पूरी सच्चाई आश्कार करने की खातिर बराए करम सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का मकतूब मोरखा 21 सितंबर 2023 भी जाहिर कीजिए ताकि गलत फहमियों का अजाला हो। ये मैंने आपको लेटर पहले पढ़ के बता दिया, उसी लेटर का 21 सितंबर वाले जो लेटर है सुप्रीम कोर्ट का, उसका हवाला दिया कि मैंने आपको वो लेटर बता दिया। जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना का कायदा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया और न ही इस्तिस्ना का मुतालबा सुप्रीम कोर्ट ने किया। रजिस्ट्रार ने सिर्फ एक तजाद की निशानदेही की थी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की अहलिया को जिस्मानी इस तलाशी से इस्तिस्ना थी, लेकिन मौजूदा जो जजों के अहल खाना को नहीं थी। आपके मकतूब ने यह तजाद ख़त्म करते हुए कोई वजाहत पेश नहीं की और ना ही ASF ना ही हुकूमत पाकिस्तान को हिफाजती इक़दाम की खिलाफ वर्जी की फ़िक्र है। हक़ाइक़ ये हैं कि दिलचस्प बात यह है कि जो मकतूब 66 दिन कबल लिखा गया, हुस्न इत्तफाक से अब जस्टिस काजी फायसा के पाकिस्तान जाने के फ़ौरन बाद मंजर आम पे आया। दूसरी बात, अहले खाना के लिए जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना का कार्ड अभी तक मौसूल नहीं हुआ। यानी जो लेटर जिसमें आपको जिस्मानी तलाशी से एग्जाम करना था, वो सरीना ईसा साहब को अभी तक जारी नहीं हुआ। वो लेटर जारी होता है तो फिर आपको जिस्मानी तलाशी से एग्जामेशन मिलती है, अदरवाइज आपको नहीं मिलती। आगे सुने, पाकिस्तान से 16 दिसंबर 2023 को रवानगी के वक्त मिसेस सरीना ईसा खुद ASF के मखसूस कमरे के अंदर गईं, जहां एक खातून अफसर ने उनकी तलाशी ली। एयरपोर्ट पे नस्ब कैमरों से उसकी तस्दीक की जा सकती है। कोई इस्तिस्ना ना तो मांगी गई ना ही दी गई। अब इसमें नाज़रीन बहुत सारे लोग अभी भी एतबार नहीं करेंगे और नहीं कर रहे। झूठों ने यकीन नहीं करना, जिनके जो बुग़्ज़ जस्टिस काजी फायसा में सोशल मीडिया पे झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको आप अपनी पट का गोश्त उतार के भी दे दें, वो नहीं मानेंगे। तो इस चीज़ को साबित करने के लिए मेरी एक ये राय है, जो मैंने अपने थंबनेल की पहली लाइन लिखी है कि काजी फायसा सरीना ईसा साहब अब तुर्किया में है। उनकी पाकिस्तान वापसी से पहले पहले सुप्रीम कोर्ट के PRO शाहिद कंबोया साहब को चाहिए कि ये जो CCTV फुटेज है जिसमें सरीना ईसा वहां पे गई, उस कमरे में जो मखसूस कमरा है ASF का, जहां पे जाके उन्होंने जिस्मानी तलाशी दी है, वो CCTV फुटेज काजी फायसा साहब और एडिया सरीना ईसा के वापसी से आने से पहले पब्लिक होनी चाहिए। वो या तो सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन जाहिर करे, या DG जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी हैं वो जारी करें, या फिर उनसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान की जानिब से PR ऑफिस की तरफ से जारी होनी चाहिए। क्योंकि झूठा प्रोपेगेंडा जो सच है, सच को कोई आंच नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ऐसे जुगादरी मौजूद हैं जो ऐसा झूठ बोलते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया तो अब टूल बन चुका है कि झूठ बहुत बिकता है, सच को बेचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये अगर वीडियो भी आ जाए आज कल में, परसों में, मुझे उम्मीद है कि ये आएगी, ये ज़रूर आएगी, तो इंशाल्लाह जो झूठे हैं, जिन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा किया है, वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। आगे सुने नाज़रीन, जस्टिस काजी फायसा को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे VIP लॉन्च की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार किया। ये फुटेज भी आनी चाहिए। जस्टिस ईसा ने लग्जरी लेमोजीन के इस्तेमाल से भी इनकार किया, जो VVIP अफराद को एन जहाज़ तक पहुंचाती हैं। यानी एक लग्जरी लेमोजीन है, जो VIP वहाँ पे जाते हैं, उन्हें गाड़ी में बिठा के जहाज़ तक वो लेमोजीन लेके जाती हैं। काजी फायसा साहब ने वो लेने से भी इनकार किया। ये अगर CCTV फुटेज भी आ जाए तो मेरे ख्याल से झूठों को चंद घंटों के लिए, मेरे ख्याल से उनको जो है जो आग लगेगी,
जो उनको तकलीफ पहुंचेगी, मेरे ख्याल वो भी देखने के लायक होगी। मानना उन्होंने फिर भी नहीं है, लेकिन तकलीफ पहुंचनी चाहिए। मेरे ख्याल से सच भी सामने आना चाहिए, और ये जिनको तकलीफ है बुग़्ज़ काजी फ़ाइसा में, उनको ये तकलीफ पहुंचनी चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है। बहुत सारे दोस्तों को पता चल जाता है, और बहुत सारे दोस्त ऐसी चीज़ों पे यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन जो झूठे हैं वो बेनकाब भी ज़रूर होते हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।